से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे में स्कूल बस का इंतजार कर रही 3 स्कूली जो बच्चियां हैं वो घायल हो गई हैं। दरअसल आयता में कार और ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद सड़क किनारे दुकान के पास बैठी बच्चियां इसकी चपेट में आ गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक बच्ची को बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बता दें कि 2 अन्य बच्चियों को प्राथमिक इलाज के लिए घर भेज दिया गया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे तक सड़क जाम किया, विरोध प्रदर्शन किया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। ये आपको उसी वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है कैसे सड़क हादसे में स्कूल बस का इंतजार कर रही 3 स्कूली बच्चियां घायल हो गई। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, आखिर उस वक्त क्या हुआ, कैसे ये तीनों बच्चियां बस का इंतजार कर रही थी लेकिन गाड़ी के चपेट में आ गई? क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल पाई है? देखिए, परिजनों से जो जानकारी मिल रही है और सीसीटीवी फुटेज से भी जो सामने तस्वीर आ रही है, उसमें सड़क किनारे 3 बच्चियां स्कूल बस के इंतजार में बैठी हुई थी एक दुकान के सामने। उसी दौरान एक मारुति का एक कार जब दाहिने की ओर टर्न लेता है तो उसी दौरान सामने की ओर से एक तेज रफ्तार ट्रक के साथ उसकी टक्कर हो जाती है और स्किड करते हुए जब कार दुकान की ओर घुसता है, इस दौरान वहां पर जो बैठी हुई थी तीनों बच्ची वो इसके चपेट में आती है और घायल हो जाती है। एक बच्ची ज्यादा घायल हुई थी जिसे सदर अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है, जबकि बाकी 2 बच्चियों को हल्की चोट लगी थी जिन्हें चाईबासा सदर अस्पताल में इलाज के बाद छोड़ दिया गया है। और इसमें इस घटना को लेकर जब आक्रोशित लोगों ने हालांकि करीब 1 घंटे तक सड़क को भी जाम रखा, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है और जाम के कारण लंबी कतार भी लगी रही तो कुछ देर परेशानी रही। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए और पेश अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए, सिमडेगा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अरगमा के समीप हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर के अब 6 हो गई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल 5 साल के उमैर नवाज ने रांची में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मासूम की मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। जानकारी के मुताबिक एक परिवार स्कॉर्पियो में सवार होकर के लोहरदगा से लेस्किया की ओर जा रहा था और इस दौरान अगरमा के पास गाड़ी बेकाबू होकर के पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना इतनी ज्यादा भयावह थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। तो सिमडेगा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है और उस हादसे की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। हादसे में जो मृतकों की संख्या है वो 6 हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ श्रीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीराम, देखिए, अब लगातार मृतकों की संख्या बढ़ रही है और एक और जो बच्चे हैं उसकी मौत हो गई है। अभी फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, कल 5 लोगों की मौत हुई थी। एक बच्चे की देर रात में रिम्स में मौत हो गई। एक महिला और एक छोटा बच्चा और एडमिट है रांची में, जिसका इलाज चल रहा है। जो उनकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है, जब तक उनका ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक कुछ कहना मुश्किल है। जैसा डॉक्टरों ने बताया है कि हालत उनकी भी गंभीर बनी हुई है, तो इसमें मौत की संख्या और बढ़ भी सकती है, पर इलाज जारी है। इलाज से लोग यही दुआ कर रहे हैं कि दोनों जो बच्चे हैं उनकी जो माँ है वो ठीक हो जाए। लोग अब तो ऊपर वाले ईश्वर पर ही भरोसा करके रखते हैं कि दोनों ठीक हो जाए, पर 6 की मौत हो चुकी है। 2 लोग अभी भी गंभीर हालत पर अस्पताल पर इलाज में हैं। आखिर ये हादसा हुआ कैसे? क्या ड्राइवर को नींद आ गई थी या फिर आंधी तूफान की वजह से कुछ दिखा नहीं, इस वजह से वो पेड़ से गाड़ी टकरा गई? क्या वजह? नहीं, रास्ता बिल्कुल क्लियर था। रास्ता भी चौड़ी है और जो सड़क है, जो स्टेट हाईवे है, वो अच्छी सड़क है। सड़क पर वाहन तेज गति से वो चला रहे थे और नियंत्रण खो बैठे। हो सकता है कि आंख झपकी हो। पुलिस और बिंदुओं पर जांच कर रही है और पेड़ से जाकर गाड़ी टकराई है। क्योंकि स्पीड बहुत काफी थी, जिस कारण ये हादसा घटा है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए श्रीराम। अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए, लातेहार से आपको बड़ी खबर बताते हैं। तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। खेलते खेलते तालाब में गिरी है दोनों बच्चियां। तो देखिए, दोनों चचेरी बहनें थी। इलाके में मातम पसर गया है। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। बरियात थाना क्षेत्र के अमरवा डी गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको लातेहार से बता रहे हैं। तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। खेलते खेलते ये बच्चियां तालाब में गिर गई थी। दोनों चचेरी बहनें हैं। हालांकि मौत के बाद इलाके में अब मातम पसर चुका है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
और इसी बीच बड़ी खबर गुमला से भी आपको बताते हैं, जहां रायडीह थाना क्षेत्र में अवैध पशुओं से लदा एक पिकअप हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया और 2 बार पलटा है। इस हादसे में पिकअप में लदे 3 पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 पशु गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद पिकअप चालक और उसमें सवार तस्कर मौके से फरार हो गए हैं और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप को जब्त कर लिया है। साथ ही मृतक और घायल पशुओं को कब्जे में लेकर के आगे की जांच शुरू कर दी गई है। तो जो पशु मर गए थे और जो घायल हुए हैं उसे लेकर के अब आगे की जांच की जा रही है। तो पेड़ से टकरा करके 2 बार पिकअप पलटा, जिस वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में 3 पशुओं की मौत हो जाती है और 5 पशु घायल होते हैं। मौके से चालक और तस्कर फरार है। चलिए, इसी बीच बोकारो से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं। रेलवे ट्रैक पर 3 दोस्तों के शव मिलने से सनसनीखेज मामले की जांच अब सीआईडी करने वाली है। डीजीपी तदाशा मिश्रा के आदेश के बाद इस हाई प्रोफाइल मामले को सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया है और यह मामला बोकारो जीआरपी थाने में दर्ज किया गया था। मृतकों की पहचान बबलू सोरेन, दीपक सोरेन और बाबू राम मुर्मू के रूप में की गई है और तीनों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सीआईडी की एंट्री के बाद इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की उम्मीद बढ़ गई है। आखिर यह हादसा था या फिर आत्महत्या या फिर किसी साजिश का हिस्सा, इस पड़ताल में अब सीआईडी जुट चुकी है। चलिए, अब सियासी खबर का रुख कर लेते हैं। तो दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने पीएम मोदी के सामने 1.36 लाख करोड़ के बकाया राशि की मांग की है। साथ ही राज्य के विकास, संसाधनों पर अधिकार और केंद्र से अपेक्षित सहयोग से जुड़े मुद्दे को मजबूती के साथ उठाया है। अपने विस्तृत संबोधन में मुख्यमंत्री ने झारखंड को केवल खनिज संपदा वाले राज्य के रूप में नहीं, बल्कि देश के भविष्य के औद्योगिक, शैक्षणिक और मानव संसाधन विकास के केंद्र के रूप में भी देखने की वकालत की। खासतौर पर उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया है। 1,41,000 करोड़ रुपए के बकाए, अगर वो पैसा मिल जाए तो आज इस राज्य के में आमूल चूल परिवर्तन दिखेगा आपको, आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में। वो मांग है। साथ में समग्र विकास की बात की गई, एआई आधारित माइनिंग एक्सप्लोरेशन की बात की गई, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र से मदद की उम्मीद जताई गई। प्रधानमंत्री हम सबके हैं। चुनाव के वक्त पार्टी स्तर पर बातें होती हैं दल, लेकिन 5 साल केंद्र सरकार हमें उचित प्रतिनिधित्व दे। केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के को उसका हक देने का काम करेंगे और ये पूरे राज्यों की बैठक थी। नीति आयोग की बैठक की मांग को माननीय प्रधानमंत्री प्राथमिकता देंगे। देखिए, झारखंड की जितनी भी जायज मांगे होंगी केंद्र सरकार ने कभी मना नहीं किया। आपको याद होगा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था, मुख्यमंत्री जी आप प्रोजेक्ट्स दें, पैसे की कोई कमी केंद्र नहीं होने देगा। तो मुख्यमंत्री जी से हम सकारात्मक सहयोग करेंगे, केंद्र सकारात्मक सहयोग करेगा और जो भी उनकी जायज़ मांगे हैं उस पर ज़रूर अमल करेंगे। और हम ये देखकर अंतर नहीं करते कि कहाँ यूपीए की सरकार है और एनडीए की सरकार। जहाँ तक 1,41,000 करोड़ का बकाया की बात है, तो हमारा हमेशा मानना रहा है कि मुख्यमंत्री जी को विभाग वाइज वर्ष के हिसाब से ब्यौरा देना चाहिए। अब चलिए बात राज्यसभा चुनाव की कर लेते हैं। तो झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर आज पहुंचा है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। जहां एक सीट पर जेएमएम की जीत लगभग तय मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी सीट को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी दांवपेच और मेंटल गेम तेज हो गया है। इंडिया गठबंधन की ओर से जेएमएम ने संख्या बल के आधार पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत का दावा किया है, जबकि बीजेपी भी अपने समर्थित प्रत्याशी की जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रही है। तो देखिए, राज्यसभा का चुनाव और चुनाव बेहद ही दिलचस्प अब नजर आ रहा है। 18 जून को ही वोटिंग भी होगी और 18 जून को ही काउंटिंग होने वाली है। और खासकर अगर हम झारखंड की बात कर ले, तो झारखंड में जो ये मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है, जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे रही है और इसीलिए ये मुकाबला
और ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मुकाबला काफी दिलचस्प है, जहां एक सीट पर जेएमएम की जीत लगभग तय है, तो वहीं दूसरी सीट को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी दांवपेच खेले जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उनके जो प्रत्याशी हैं प्रणब झा वो जीतेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने एक निर्दलीय प्रत्याशी को टिकट दिया है और उनके नाम पर अब चुनावी मैदान में बीजेपी भी उतर चुकी है और इसीलिए यह मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। देखना होगा 18 तारीख को क्या कुछ रिजल्ट सामने आते हैं। हमारे पास है कांग्रेस का दूसरा उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है और जीत हमारी ही होगी। कांग्रेस के उम्मीदवार की होगी, जेएमएम के उम्मीदवार की होगी। आंकड़े हमारे पक्ष में हैं। भाजपा के पास आंकड़े नहीं हैं। भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। अगर जीत होती है तो फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो जीत निश्चित है इंडिया गठबंधन के दोनों विधायकों। हमको जितने आंकड़े चाहिए हमारे गठबंधन के सहयोगियों के साथ हम 56 के आंकड़े में हैं और प्रथम वरीयता के वोट पर ही हम हमारे प्रत्याशी जीत जाएंगे। जो बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी का जो प्रयास है कि हम इंडिया गठबंधन के विधायकों को सेंधमारी करेंगे, वो पूरी तरह से असफल होगा। हम पूरी एकजुटता के साथ चुनाव के मैदान में हैं और 18 तारीख को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। कांग्रेस को अपने विधायकों पर ही अविश्वास है, तभी इनको रिजॉर्ट लेकर जाने की बात कर रही थी और हमारे पास नंबर्स नहीं थे, इसलिए हमने निर्दलीय प्रत्याशी नाथवानी जी को समर्थन दिया और उन्होंने विश्वास दिलाया कि बाकी वोट्स का वो इंतजाम कर लेंगे, क्योंकि 2008 और 2014 में भी वो चुनाव जीते थे, जिस समय दोनों समय यूपीए की ही सरकार के यहाँ पर सत्ता में थी झारखंड में। तो हमने उनको समर्थन दिया, बाकी वोट्स का वो जुगाड़ करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में हताशा और निराशा है और अपने ही विधानसभा के कार्यालय में और अधिकारियों पर वो आरोप लगा रहे हैं, साहब 500-500 रुपये घूस देने का सिपाहियों पर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने हथियार डाल दिए हैं। अब देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर के वार पलटवार का दौर तेज हो चुका है। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका को लेकर के सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कांग्रेस के बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने घोड़ों को संभाल कर रखना चाहिए, उन्हें हरा हरा चारा खिलाना चाहिए ताकि उन्हें कोई खरीद ना सके। ट्रेडिंग की बात कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि हॉर्स ट्रेडिंग किया जा रहा है। हम बड़े जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का ही मतलब होता है घोड़ा का खरीद और फरोख्त। क्या कांग्रेस अपने विधायक को घोड़ा समझती है? और कांग्रेस अगर अपने विधायकों को घोड़ा समझती है तो बीजेपी के नेता होने के नाते मैं आग्रह करूंगा कि अपना घोड़ा को बांध करके रखिए और चारा जो है हरा हरा खिलाते रहिए, ताकि आपके घोड़ा को कोई खरीद बेच नहीं सके। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब आपको जमशेदपुर से बताते हैं, जहां विधायक पूर्णिमा दास साहू ने जेएमएम पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेएमएम के सोशल मीडिया हैंडल पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के बारे में आपत्तिजनक और गलत टिप्पणियां की गई है। विधायक ने यह भी कहा है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन और परिवार को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से मामले में संज्ञान लेने की मांग की और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। और इसके साथ ही पूर्णिमा दास साहू ने जेएमएम से इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की है। इतना नीचे गिर गया है कि आप व्यक्तिगत हमला पे उतर आए हैं, तो ये निश्चित तौर पर उनकी हताशा को ये दिखाता है कि किस तरह से ये इतने हताश हो गए हैं, अब अपने शब्दों पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जो भी इनका ट्विटर हैंडल चला रहा है, मैं तो इनके जो उच्च पद में बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय कल्पना मैडम जी हैं, उन सभी नेताओं से कहना चाहती हूँ कि आप उस ट्विटर हैंडल को या तो डिलीट कराइए या सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। तो अभी आप पूर्णिमा दास के बयान को सुन रहे थे, जहां उन्होंने हमला बोला है जेएमएम पर और उन्होंने आरोप लगाया है कि जेएमएम के सोशल मीडिया हैंडलर पर झारखंड के पूर्व मंत्री रघुवर दास और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के बारे में आपत्तिजनक और गलत टिप्पणियां करने की। विधायक ने यह भी कहा है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन और परिवार को निशाना बनाना कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए खबर अब आपको धनबाद
से बताते हैं, जहां एनजीटी की रोक के बावजूद अवैध बालू खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 10 जून से नदियों से बालू उठाव पर रोक लागू होने के बाद खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 बालू लदे वाहनों को जब्त किया और तिल मच्छो घाट पर अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया। हालांकि कार्रवाई में कुछ ही घंटों के बाद उसी घाट पर फिर से अवैध खनन और बालू भंडारण शुरू हो गया, जिससे कि कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिम्मेदारी बढ़ती है कि आप वहां कर देख पाएं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब जो यहाँ बैठा वहां आकर के हमको नहीं बचा पा रहा है। तो वहाँ पे लोकल जो आदमी हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि भाई पर्यावरण का संरक्षण करना, या फिर थाने हैं वहाँ पे तो वो लोग भी कर सकते हैं। सबको पावर दिया हुआ है, सीओ सर को है, थाना प्रभारी को है, सबको कार्रवाई करना है इसमें। देखिए, एनजीटी ने 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव पर रोक लगाई है। बावजूद इसके झारखंड में अवैध बालू कारोबारी जारी है। न्यूज 18 की पड़ताल में सामने ये आया है कि रांची और आसपास के इलाकों में नदी घाटों से अवैध रूप से बालू की ढुलाई की जा रही है। ट्रैक्टर चालक और बिचौलियों ने दावा किया है कि रास्ते में पड़ने वाले कई थानों को मासिक भुगतान कर अवैध कारोबार चलाया जाता है और इसके कारण बालू की कीमत दुगनी हो जाती है, जबकि सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजधानी रांची में या राज्य भर में एनजीटी की रोक के बावजूद लगातार जो देख रहे हैं कि राजधानी में बालू पहुंच रहा है नदी घाटों से, और देख सकते हैं कि राजधानी रांची के एक जो कह सकते हैं कि बेहद भीड़ भाड़ के इलाके में किस तरीके से ट्रैक्टर पर लोड होकर ये बालू पहुंचा और कई रास्तों से गुजरता हुआ ये बालू पहुंचा है। लेकिन हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में आप लोग के ये बालू आप लोग मंगाए? हाँ। तो बालू जो अभी जो है बालू क्या रेट में आप लोग को मिला? बालू तो बहुत महंगा है, अभी 7,000 रुपये ले रहा है। 7,000 रुपये ये बालू मिला? हाँ। और कितना सेफ्टी है इसमें? वही 100 सेफ्टी। और आम दिनों में कितना मिलता है? वही 3,000। और अभी 7,000? हाँ। दोगुने से ज्यादा रेट बालू मिला है? हाँ हाँ। तो आप लोग ये बालू कहाँ से मंगाए? ये बालू तो डंपला है, दला दिल्ली तरफ से। दला दिल्ली की तरफ से? हाँ। तो नदी घाट से ही तो बालू लगातार आ रहा है? नहीं, वो आदमी डंप करके रख रहा है, डंप करके रखता है तो उसी में फिर किया जाता है। हाँ। तो दोगुने से ज्यादा में आप लोगों ने बालू मंगाया? हाँ, बहुत महंगा है बालू। स्टॉक वाला है, स्टॉक वाला, स्टॉक वाला है। तो कहीं से तो बालू आया होगा, स्टॉक किया गया होगा? स्टॉक बड़ा गाड़ी से आता है, लोड होता है। कहाँ से आता है, कौन जिला से आता है? गुमला से आता है। वो तो वहाँ का जो लोग भेजता है वो लोग इधर उधर से मैनेज करके हम लोग को दे देता है। वो तो हम लोग नहीं, वहाँ तक हम लोग का पहुँच नहीं है। हम जानते हैं कि लोकल में जो राजधानी है बालू पहुँचता है वो तो वास्तव में बता दें गुमला हो या बगल में आपको पलामू हो, तमाम जगहों से बालू पहुँचता है। खूंटी का भी बालू आता है? हाँ, खूंटी का भी बालू आता है। वन को हटाया गया है। ये गाड़ी वास्तव में किस जिले की गाड़ी है? ये नंबर देखिए पूरा यहाँ से हटा दिया गया है। रांची जिला का है। रांची जिला का है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा नंबर इधर किया बेटा हुआ है। हाँ। तो बता दें कि ये बालू का खेल है। समझ जाइए कि राजधानी में बालू कैसे पहुंचता है। नदी घाटों से एनजीटी की रोक है, लेकिन बावजूद बालू पहुंच रहा है कई जगह चढ़ाकर। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। वहीं जामताड़ा में जिला प्रशासन ने एनजीटी के निर्देशों और सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन के तहत बड़ा फैसला लेते हुए जिले के सभी नदी बालू घाटों से बालू उठाव पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 15 अक्टूबर तक का रहेगा। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है ताकि अवैध बालू उठाव और परिवहन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। तो अभी जो स्टॉक यार्ड में बालू है वहीं से हम लोग क्या कहते हैं जो लाइसेंस स्टॉक यार्ड है वहां से बालू लोग ले सकते हैं। उस पर डेफिनेटली कार्रवाई किया जाएगा और हम लोगों ने बहुत ही सख्त निर्देश दिया है सारे अंचल अधिकारी, हमारे डीएमओ को, एसडीओ को, पुलिस अधीक्षक को कि इसमें अगर किसी भी तरह का अवैध बालू के वो पाया जाता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल वक्त तो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।